बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़े में मेरी और आपकी जान है। वतन अज़ीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और हमारे पोरों में समा चुकी है। इस तरह की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर यूज़ हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी से कितना फ़ायदा उठा रहा है और पाकिस्तान के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन के ऊपर कितना काम हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान जिस क्राइसिस से या जिस हालात से गुजर रहा है, क्या हमने कभी इसके ऊपर गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कभी सोचा है कि पाकिस्तान को आईटी की एक्सपोर्ट के ऊपर कितना काम करने की ज़रूरत है। अगर हमारे पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर, तो क्या हम आईटी के शोबे के अंदर एक्सपोर्ट करके रेमिटेंसेस पाकिस्तान ला के पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकाल सकते हैं या नहीं। इसके ऊपर बात करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में स्पेशल गुफ्तगू करने के लिए ख़ास मेहमान को दावत दी है, जो कि डिजिटल पाकिस्तान के नाम से बुक लॉन्च हुई है मार्केट में, आपने देखा होगा। उसके ऑथर हैं और एक्सपर्ट हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन के। आप तकरीबन 20 साल से ज़्यादा टाइम से जो है ना वो एकेडमिक और रिसर्च से लिंक हैं। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर इमरान बताड़ा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह से एक ऐसी फील्ड की तरफ हमारी यूथ को लेके जाना चाह रहे हैं, जो कि यूथ हमारी 65% यूथ रखने वाला पाकिस्तान है, बट यूथ को कोई डायरेक्शन नहीं दे पा रहा। आपने जो कदम उठाया, जिस तरह से आपने डिजिटल पाकिस्तान के नाम से, आप मेरे ख्याल में पहले ऑथर हैं जिन्होंने डिजिटल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बुक लिखी है। क्या समझते हैं कि यूथ को इससे किस तरह से फ़ायदा हो सकता है? और यूथ बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ से स्टार्ट, बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है क्या? अच्छा, थैंक यू वेरी मच सिद्दीक साहब। देखिए, डिजिटल जो है वो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू गो फॉर दैट। एज ए नेशन तो हमें बहुत ज़रूरत है इसकी। और अगर आप अभी देखें तो इनिशियली अभी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा एरियाज़ ऐसा है जहाँ पे हम कम्प्लीटली डिजिटल नहीं हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं गवर्नमेंट साइड की बात करूँ तो आपके देखेंगे कि बहुत सारे आपके ऑपरेशंस जो हैं वो अभी तक वही धागे वाली फाइल वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो चल रहा है। खास करके गवर्नमेंट के वो जो पुराने वाले डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तो यही चल रहा है। जी बिल्कुल। सो द थिंग इज़ कि अब हमने ये सोचना है कि हम जिस दौर में रह रहे हैं, इज़ दिस द राइट डायरेक्शन टू प्रोसीड फर्दर। और अगर हम इसी डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ रहे होंगे तो क्या हम अपने नेशन को ग्रो करवाने में कामयाब होंगे? मेरा ख्याल है कि कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि इसमें हमारी कामयाबी है। So this is the point that we need to discuss and we need to basically work on that so that we can have the complete digital Pakistan environment. Still अगर आप देखते हैं कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल अगर आपको दूं कि पासपोर्ट ऑफिस में अगर आपको अपना पासपोर्ट भी रिन्यू करवाना है तो कितना एक हैसल वाला प्रोसेस है आपके पास यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कम्प्लीटली आपके पास ये ऑटोमेटेड प्रोसेस नहीं है। सो अगर जब आपके पास ये ऑटोमेटेड प्रोसेस होंगे तो क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी आपके पास आना शुरू हो जाएगी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाला कॉन्सेप्ट जो है स्टिल पाकिस्तान में काफ़ी मिसिंग है। अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि इस्टोनिया कंट्री की अगर मैं एग्जांपल दूं, सो दे डू हैव एक्स नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स। हमसे मेरे ख्याल में 30-40 साल बाद वो आज़ाद हुआ था, बट यूनिकॉर्न का मतलब ये कि $1 बिलियन कंपनी। तो जस्ट इमेजिन उनके पास सिर्फ और सिर्फ उन्होंने फोकस क्या किया था, उन्होंने फोकस किया है कि वी वांटेड टू हैव ऑल द ऑपरेशंस टू बी डिजिटाइज किया। तो उन्होंने स्टार्ट किया अपनी गवर्नमेंट लेवल से अपने सारे प्रोसेसेस को, उसके लिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को डेवलप किया, उसको फिर इम्प्लीमेंटेशन करवाया और देन उन्होंने उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया है। इमरान साहब, आप तो जिद्दत की बात कर रहे हैं, इनोवेशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे पुराने गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं 40-40, 45-45 साल से बैठे हुए हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनका एक होल्ड है, वो अपनी उसी सोच को लेकर चल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि उनको एजुकेट करना, समझाना आसान होगा? नहीं, देखें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जब आप पब्लिक सेक्टर, बिकॉज आई गॉट अ चांस टू वर्क इन द पब्लिक सेक्टर एज वेल एंड मैंने इम्प्लीमेंटेशन की है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स की। तो पब्लिक सेक्टर में ऑलवेज़ डिफ़िकल्ट होता है टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना, बट इस डिफ़िकल्टी से हमें बाहर निकलना है। सो द थिंग इज़ के वी हैव टू बेसिकली ट्रेन दोज यूज़र्स एज वेल। और मैं समझता हूँ कि अगर आप बात करें हमारी फिनटेक की, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जिसमें स्टेट बैंक भी और हमारे कमर्शियल बैंक से हमारे, तो वो देखा जाए तो उन्होंने फिर भी ऑप्ट किया है इस चीज़ को। तो दे आर कम्प्लीटली डिजिटल, तो दुनिया के साथ मैप करने के लिए यकीनन करना पड़ेगा, कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह आपके देखें टेलको इंडस्ट्री है, वो भी कम्प्लीटली मेरा ख्याल है कि दे आर डूइंग प्रीटी वेल इन दैट पर्टिकुलर एरियाज एज वेल। बट स्टिल बहुत सारा एरियाज या बहुत सारे प्रोसेसेस हमारे पास ऐसे मौजूद हैं
जहाँ पे अभी हमें काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अच्छा इमरान साहब, ये तो चलो एक वो वाली सोच के लोग हैं जो इतने अरसे से पुराने लोग, जिनको हम कहते हैं कि वो अडॉप्ट नई टेक्नोलॉजी को करने में थोड़ा सा मुश्किल पेश आती है उनको। हमारी 65% यूथ है। अगर मैं यूथ की बात करूं तो यूथ के लिए किस तरह से, ये जो आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, तो यूथ के लिए क्या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में हमारे यहाँ? देखिए, मैं आपको एक बात कहता हूँ और मेरे व्यूअर्स के लिए भी, कि अगर आप मुझसे कहें ना कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अगर आज की हम बात करें तो हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। बट सिर्फ और सिर्फ टनल की एक तरफ जो मुझे लाइट नज़र आती है, दैट इज़ बेसिकली द डिजिटल स्पेस। एंड आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट विद द यूथ एज वेल, कि यूथ के लिए क्या क्या बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। कोविड आया, कोविड के बाद देखा जाए तो हमें बहुत सारे लेसन्स वो दे कर गया है, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट पाकिस्तान, इन जनरल हम बात करें तो पूरी दुनिया को बहुत सारे लेसन्स वो दे कर गया है। सो उसमें से बहुत सारे लेसन्स ऐसे हैं जहाँ पे आप डिजिटली वर्क कर सकते हैं, रिमोट जॉब्स कर सकते हैं, डिजिटल स्पेस पे वर्क कर सकते हैं, एंड यू कैन स्टार्ट मेकिंग इन डॉलर्स। सो कभी कभार लगता था कि क्या ये वाकई पॉसिबल है, तो सर्टेनली I do have X number of examples. My students are doing that, and they are doing from $200 to $2,000 per month. तो जस्ट इमेजिन, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं जस्ट टू मोटिवेट माय ऑडियंस, कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं 1 लाख लोगों की, ठीक है, और मैं 1 लाख लोगों की बात करता हूं, हम कहते हैं कि यार इसको हम ट्रेन कर देते हैं और वो इतने इक्विप्ड हम कर देते हैं कि ये $10 पर आवर कमा सकें। ओके, तो इसका इम्पैक्ट अगर आप देखें तो इसका इम्पैक्ट बिलियंस रुपीस में आ रहा होगा। No एक तो जस्ट इमेजिन। और आपका जो मेजर प्रॉब्लम अभी जो नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आ रहा है, कि हमारे पास डॉलर नहीं है। सो इन द फॉर्म ऑफ बेसिकली रेमिटेंसेस, जो अभी ऑलरेडी आपको बहुत बड़ा साथ दे रही है, साथ साथ आपके पास ये इम्पैक्ट भी आ जाएगा। सो अब आजकल जो यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ये कि वो दे कैन बेसिकली ऑफ फॉर द शॉर्ट कोर्सेज एज वेल, क्योंकि दुनिया अब काफ़ी चेंज होती जा रही है। मेरा इंटरेक्शन, बिकॉज आई एम दी एकेडेमिया, सो मेरा इंटरेक्शन यूथ के साथ रहता है, जनरेशन जी के साथ रहता है, जनरेशन अल्फ़ा के साथ रहता है। तो इनका थॉट प्रोसेस जो है ना वो इंटायरली डिफरेंट है। अगर मैं आपसे बात करूं कि आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले जो स्टूडेंट्स आता था, वो चाहता था कि दे वांटेड टू बेसिकली गो फॉर दी एमएनसीज या कोई फाइनेंशियल सेक्टर में जॉब मिल जाए उसको, वहाँ पे 2-3 साल बाद उसको गाड़ी मिल जाएगी। स्कोप भी वो लिमिटेड स्कोप था, तो वो थिंकिंग लेवल भी वही था, थॉट प्रोसेस यही था। बट आजकल का जो बच्चा आता है वो कहता है आई डू नॉट वांट टू सेल माई सेल्फ फॉर 50 और 60,000 पर मंथ, ठीक है, मैं क्यों ना कुछ अपना स्टार्ट करूं। और सर्टेनली हमारे जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, इनफैक्ट मैंने तो देखा है कि ए लेवल्स के स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्रोवाइडिंग द स्मॉल सर्विसेज एंड दे आर मेकिंग इन डॉलर्स। सो दिस इज़ बेसिकली द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ, कि ये बहुत बड़ी मेजर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। और ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसमें आपको पता चला 4 साल या 6 साल के डिग्री प्रोग्राम कुछ करना है, दे कैन बेसिकली ऑफ फॉर दी शॉर्ट कोर्सेज, एंड सर्टेनली इसका ह्यूज इम्पैक्ट फैक्टर है। आजकल बहुत सारे लोग जो है ना वो इस तरह के कोर्सेज करके ऑनलाइन पैसे कमा भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि शायद ऑनलाइन स्कैम्स हैं, फ्रॉड्स होते हैं, इस तरह का कोई भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे उस टेक्नोलॉजी को। तो आप समझते हैं कि लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? पहले तो अवेयरनेस के लिए किस तरह से काम करना पड़ेगा इसमें? देखिए, अवेयरनेस के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज के मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसमें जैसे हम बात कर रहे हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो यहाँ तो फिर भी आपको अवेयरनेस नज़र आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू दी इंटीरियर साइड ऑफ द कंट्री। तो वहाँ पे मेरा ख्याल है कि हमें पास मोर अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, और ये मैसेज डिसेमिनेट करने की ज़रूरत है। जैसे भी आपने कहा ना कि 65% हमारी यूथ पॉपुलेशन है। अगर पाकिस्तान इस यूथ पॉपुलेशन को अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज, सो जस्ट इमेजिन कि हमारे पास कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जी डॉक्टर साहब, आपने अपनी बुक के अंदर नोमैड वीज़ा का भी जिक्र किया। ये बेसिकली नोमैड वीज़ा है क्या, किस तरह से इसके ऊपर काम करके यूथ जो है ना अपने आप को आगे प्रमोट कर सकती है? हाँ, देखिए क्या हुआ है कि अब ये जैसे मैंने कहा ना कि अब आप आज से पहले किसी को भी बाहर जाना होता था, अगर उसकी विश है कि मुझे जाना है बाहर, तो उसके पास 2-3 ऑप्शंस थे। ऑप्शन नंबर 1 ये था कि दे कैन गो फॉर द स्टूडेंट वीज़ा, के लिए उसने अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, दैट्स ऑप्शन नंबर 1। या उसकी कोई फैमिली है तो उसको पता चला फैमिली टाइज की वजह से उसका वीज़ा हो गया, जॉब वीज़ा मिल गया उसको। अब जो कैटेगरी आ गई है, दैट्स बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट कैटेगरी, दैट्स कॉल्ड डिजिटल नोमैड वीज़ा। इसमें फॉर एग्जांपल अगर वो कैंडिडेट या जो फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में काम कर रहा है और वो कुछ डॉलर्स में पैसे कमा रहा है और वो शोकेस भी कर सकता है इसको इन द ट्रू सेंस, तो क्या होगा कि वो 6 मंथ्स का अपना स्टेटमेंट लगा के अलॉन्ग विद ऑल दोज थिंग्स दैट उसने कमाई है, तो वो डिजिटल नोमैड वीज़ा अप्लाई कर सकता है।
अब सवाल ये कि कौन सी कंट्रीज एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सारा का सारा यूरोप इसको एक्सेप्ट कर रहा है, मलेशिया एक्सेप्ट कर रहा है, दुबई एक्सेप्ट कर रहा है। सो ये सारे कंट्रीज दे वांटेड कि आप लोग यहाँ पे आएँ, हमारे पास काम करें, और दे आर सेइंग कि वो किसी किस्म का कोई टैक्स भी चार्ज नहीं करेंगे आपकी फ्रीलांसिंग मनी के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ आप जो पैसा वहाँ से कमा रहे हैं उसका वो चार्ज आपसे कर रहे होंगे, जो इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आपको देना है। सो दिस इज़ द गुड अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आज ऐसे सेट दैट कि आजकल के जो बच्चों का माइंडसेट है ना, वो यही है कि यार हमारा जो है हमें कुछ डिफरेंट करना है, हमें इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट हमें एक्स नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना है। सो उनका जो माइंडसेट है उसके हिसाब से ये राइट अपॉर्चुनिटी है जो कि उनको मिली हुई है इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल नोमैड वीज़ा। डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से बात की कोविड-19 की, उसके बाद रिमोट जॉब्स की बात करी, तो रिमोट जॉब मतलब बियॉन्ड द बॉर्डर्स आप काम कर सकते हैं। यहाँ बैठ के आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो उतना वीज़े की इंपॉर्टेंस भी नहीं है, आप यहाँ अपने घर में बैठ के काम कर सकते हैं। तो जो रिमोट्स जॉब्स हैं वो किस तरह से आज का स्टूडेंट जो यूथ है हमारी 65% यूथ जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जिसको डिजिटल इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, तो उनके लिए क्या आप कहेंगे कि किस तरह से वो ऑनलाइन कौन सी ऐसी साइट्स हैं या कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको वो चूज़ कर सकते हैं? सिद्दीक साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। एंड देखें, इसमें रिमोट जॉब्स जो हैं वो बड़ी इफ़ेक्टिव है। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने अपनी लोकल जॉब्स को छोड़ दिया जस्ट बिकॉज दे गॉट दी जॉब्स रिमोटली। अब आप इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसको 80-90,000 अगर उसकी जॉब थी और स्ट्रेट अवे उसको $1,000 की जॉब मिल जाती है रिमोटली, तो सर्टेनली वो कहेगा कि 3 लाख रुपए की जॉब मुझे कन्वर्ट करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आएगा, राइट? सो अच्छा, अब आपका क्वेश्चन, ऑफिस की झंझट, एक कुर्सी, एक टेबल, एक लैपटॉप उसका जो है ना वो ऑफिस है। जी, तो उसको जाना भी नहीं, कम्यूट का प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी बहुत सारी जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, दे प्रेफर टू गो फॉर द रिमोट जॉब्स एज वेल। सो इसमें अब आपका सवाल ये कि ये किस तरीके से मिलती हैं, तो मैं इसमें कुछ टिप्स हमारे ऑडियंस को देता चलूँ कि सबसे पहले तो आपको अपना रेज्यूमे इस तरीके से अपडेट करना है, ठीक है, जो कि उस स्टैंडर्ड का रेज्यूमे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप में ट्राई करना चाह रहे हैं तो आपका रेज्यूमे कुछ इसी तरीके का होना चाहिए। और मैं अक्सर ये कहता हूँ कि रेज्यूमे को आप 8-10 पेजेस या 6-8 पेजेस का ना बनाएं, थोड़ा शॉर्ट और प्रिसाइज रखें। 1 पेज और 2 पेजर का आपका लोकल लैंग्वेज में जैसे कहते हैं, जो दिखेगा तो बिकेगा। एब्सोल्युटली। तो 1 और 2 पेजेस के ऊपर आप अपना रेज्यूमे उसको अपडेट करें और कोशिश करें कि ये आपका रेज्यूमे जो हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो। तो गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, तो यू विल बी एबल टू गेट लॉट्स ऑफ टेम्पलेट एज वेल। तो अपने रेज्यूमे को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर लें, दैट्स गोना बी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 जो है, आप लिंक्डइन पे जाएं, और लिंक्डइन मैं कहता हूं दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर दी जॉब सीकर्स एज वेल। आप वहाँ जाएं और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप सर्च करें जॉब को, जो भी आप, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग है, या आप कहते हैं कि मुझे ई-कॉमर्स की जॉब चाहिए, तो उसके साथ साथ आप रिमोट लिख दें और कंट्री का नाम लिख दें। तो आपके पास एक्स नंबर ऑफ जॉब्स आ जाएंगी। आप बिलीव करें, जो लोग आपको हायर करें उनको भी बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि उनको वो लोकल रिसोर्स है। फॉर एग्जांपल 6,000 यूरो की मिल रही है, तो वो स्ट्रेट अवे यहाँ पे 500 to 1,000 यूरो पाकिस्तानियों को देते हैं। तो दे आर मोर देन लाइक ग्लैड टू बेसिकली गेट दोज जॉब्स एज वेल। उनको तो लो रेट के ऊपर मिल रहा है। एब्सोल्युटली। तो ये देखा जाए तो इट्स अ विन विन काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर बोथ। और मैं कहता हूँ कि रिमोट जॉब्स में बहुत बड़ा रूम अवेलेबल है। एंड बेस्ड ऑन दैट हमारे बच्चे जो हैं फिर अपना डॉलर अकाउंट या यूरो अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं इन पाकिस्तान। दिस इज़ एक्सेप्टेबल एज वेल, एंड सर्टेनली दे कैन स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स एंड यूरो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात करते हैं नए स्टार्टअप्स की, और पाकिस्तान में इकोसिस्टम की आप बात अपनी बुक में भी करते हैं और वैसे कहते हैं, ये स्टार्टअप किस तरह से किए जा सकते हैं? नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको किस तरह से गाइड कर सकती है ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन? देखें, एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि अगर देखा जाए तो ये करीम जो हमारे पास आज चल रहा है, आपको नज़र आ रहा है, वो भी एक स्टार्टअप ही था। ठीक है। और करीम की खुद की ये स्टडी है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि पाकिस्तानी मार्केट में इसको इस तरीके का अडॉप्शन मिलेगा। ठीक है। और मैं अगर आपसे कहूं कि आपने कभी सोचा था कि आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले आपकी घर की फीमेल्स कोई भी किसी भी गाड़ी में चले जाएंगी? आप कहेंगे यार कैसे, आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हैं, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट द थिंग इज कि व्हाट दे हैव डन, दे हैव डेवलप्ड द कंप्लीट इकोसिस्टम एज वेल। और वो स्टार्टअप देखा जाए तो वन ऑफ द सक्सेसफुल स्टार्टअप में हम एग्जाम्पल उसकी दे सकते हैं। फूड पांडा की अगर आप देखें तो उन्होंने सिर्फ एक ऐप बनाया, कंप्लीट इकोसिस्टम किया, और दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग द गुड सर्विसेज। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये स्टार्टअप ये वो हैं, अगर पाकिस्तान की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं ना जो सॉल्व कर सकता है वो ये स्टार्टअप्स कर सकते हैं। ठीक है। तो 10, 20, 25 अगर स्टार्टअप्स होंगे, और एज ए नेशन वी नीड टू बैक दोज स्टार्टअप्स एज वेल। ठीक है। सो एज ए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंक्यूबेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। उस इंक्यूबेशन सर्विसेज में अपने आइडियाज़ को वो पिच कर सकते हैं।
ठीक है, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जिस यूनिवर्सिटीज़ में मैं बिलोंग करता हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में, वो तो सीड मनी भी दे रही है। फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट यहाँ पे आता है, सो दे विल बी एबल टू गेट द सीड मनी ऑफ 500,000 ऑल्सो, ठीक है। प्लस उनको पता चला हम स्पेस दे रहे होते हैं, कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं, मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, कनेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये स्टार्टअप्स के लिए मेरा ख्याल है अगर दिस इज़ द आइडियल टाइम, ठीक है। सो जहाँ पे आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसमें आपके पास यूनिवर्सिटीज़ का सपोर्ट है, मेंटोर्स आर अवेलेबल, सो दैट यू कैन बेसिकली टेक दिस टू दी नेक्स्ट लेवल एज वेल। लेकिन इसके कुछ चैलेंजेस भी होंगे, कुछ कोई ना कोई यकीनन चैलेंजेस का भी सामना होगा, तो किस तरह के चैलेंजेस सामने आते हैं ना? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, फैक्ट्स की बात बताऊं, तो मोर देन 97% जो है स्टार्टअप्स पाकिस्तान में फेल हो जाते हैं। ओके, ठीक है, दैट्स अ बिग 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 नंबर। सो द थिंग इज के अराउंड 3% ही जो है वो सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो अब सवाल ये कि ये क्यों फेल हो रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये कि बहुत सारे लोगों का ये परसेप्शन है, या हमारे बच्चों का ये परसेप्शन है कि मैंने एक ऐप बना दी और वो ऐप सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी, ठीक है। सो टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सो इसका एक प्रॉपर, मैंने जैसे बताया कि एक इंक्यूबेशन साइकिल है, ठीक है। फर्स्ट यू नीड टू बेसिकली डेवलप द कंप्लीट फिजिबिलिटी एज वेल, ठीक है। जब आप फिजिबिलिटी बनाते हैं, आप अपने आप को, अपने आइडियाज़ को पिच करते हैं, आपकी टीम जो है वो स्ट्रांग होना ज़रूरी है। एक सबसे बड़ा कॉमन प्रॉब्लम मैंने ये देखा है कि अगर कोई अंडर ग्रेजुएट का स्टूडेंट है, बीबीए का स्टूडेंट है, तो उसके 3 पार्टनर्स या टीम मेंबर्स वो वही होंगे जो उसकी क्लास वाले हैं, ठीक है। दैट्स नॉट अ वेरी नाइस कंपोजिशन। हमेशा टीम मेंबर्स ऐसे होने चाहिए जिसके पास डिफरेंट स्किल सेट्स हो, सो दैट यू कैन बेसिकली यूज दैट एज वेल। सो टू टीम के अंदर मैं अक्सर देखता हूँ कि उनकी टीम के अंदर प्रॉब्लम होते हैं, फिजिबिलिटी जो है उसके अंदर बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं, वो क्लैरिटी नहीं होती है। नंबर 3, दैट्स ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई यूज्ड टू से टू माई स्टूडेंट्स एज वेल, कि कोशिश करना है कि आपका ब्रेक इवन जो है वो लेस देन 6 मंथ्स में आ जाए। ओके, इसकी वजह है कि हमारा एज ए पाकिस्तानी हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हमारा मोटिवेशन लेवल वैसे ही नीचे आ जाना 6 महीने बाद अगर कुछ नहीं हो रहा होगा। तो कंसिस्टेंसी भी उसमें बहुत ज़्यादा वेरी मच इंपॉर्टेंट एज वेल। डॉक्टर साहब, बड़ी डिटेल्स में आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाजरीन, आज जिस तरह से हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, डिजिटल इंटेलिजेंस के ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी यूथ को इंगेज करने के बाद रेमिटेंसेस पाकिस्तान ला सकता है। यहाँ पर एक ब्रेक का टाइम है, छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं। जिस तरह से आज हम बड़ी अहम टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनका एक्सपीरियंस, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। तो हमने आज उनको स्पेशल अपने स्टूडियो में दावत दी और उन्होंने माशाल्लाह से इसको एक्सेप्ट भी किया और टाइम पे पहुंचे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर इमरान बताडा साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम भी निकाला और जिस तरह से आपने बड़े मुफीद मशवरे और चीज़ें जो है ना वो बताई हमारी ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए। जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि स्पेशली अगर हम आईटी इंडस्ट्री की बात करें, आईटी इंडस्ट्री जो है, जिस तरह से मैंने रेमिटेंसेस की बात की पाकिस्तान में लाने के लिए, तो किस तरह से हम आईटी की एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से हम पड़ोसी मुल्क की बात करें तो उसकी ये आईटी की एक्सपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, हम तो उसके मेरे ख्याल में कोई 5% के पास भी नहीं है। तो क्या समझते हैं कि हमें किन मैयर्स की ज़रूरत है, गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है, यूथ के इंगेज करने की कितनी ज़रूरत है? हाँ, देखें, ये वो एरिया है जिसमें अगर हम फोकस करते हैं और गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट आता है, तो मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री इन द कपल ऑफ ईयर्स जो $3 बिलियन पे भी नंबर आता है, उसको हम $15 बिलियन तक लेकर जा सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें नेक्स्ट 10 ईयर्स लगेंगे। मुझे तो लगता है अगर हम फोकस के साथ काम करेंगे तो हम इन द नेक्स्ट 1 डेकेड तो हम बहुत आगे निकल सकते हैं। इसके अंदर बड़ा रूम है, हमारे पास यूथ पॉपुलेशन है, बट इसमें गवर्नमेंट के सपोर्ट की ज़रूरत है। अब मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता चलूँ कि यहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, बहुत सारे तो मेरे स्टूडेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज़ चला रहे हैं, वो मुझसे क्या कहते हैं कि सर हम जो हैं सिर्फ और सिर्फ अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर पाकिस्तान में लाते हैं, ठीक है। हम मेजर जो हम कमा रहे हैं उसके लिए हमने वी हैव ओपन अकाउंट इन USA, UK या दुबई में अकाउंट्स हैं, हम वहाँ से यहाँ नहीं मंगवाते हैं। सो द प्रॉब्लम इज़ कि दे वांटेड कि वो यहाँ पे लाएं पैसा, बट वो कहते हैं कि जब हम पैसा यहाँ पे लेकर आएंगे तो यहाँ से पैसा बाहर लेकर जाना, कोई एक्विजिशन करनी है तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। तो गवर्नमेंट नीड्स टू बेसिकली लुक इनटू वो पैसा पाकिस्तानी बैंकों में रखने के बजाय वहीं उन्हीं कंट्रीज में जो है ना वो प्लेस कर लेते हैं। सो दैट्स बेसिकली द थिंग। ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ आपको, ये बड़ा मेजर बर्निंग इशू है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये अभी जो आपको 3 बिलियन का नंबर आ रहा है, ये इससे काफ़ी बड़ा नंबर है, काफ़ी बेहतर नंबर है, बट द थिंग इज़ कि हमारे पास ये हमारे रडार पे शोकेस नहीं हो पा रहा, और शोकेस ना होने की वजह यही है
कि हमारी गवर्नमेंट की क्लैरिटी नहीं है, दे आर नॉट गेटिंग फुल सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल, पॉलिसीज़ ऐसी नहीं है. सो दिस इज़ द चैलेंज दैट द इंडस्ट्री इज़ फेसिंग. सो दूसरा जो मेजर चैलेंज मुझे नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि हमारे पास जो है कैपेसिटी का भी बहुत बड़ा इशू है. ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है, बट अगेन बहुत सारे हमारे पास जो एरियाज़ हैं जिसके ऊपर डिमांड अवेलेबल है, ठीक है, उसमें हम के लिए हमारे पास अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं. अगर मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल दूं एंड कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 25,000 स्टूडेंट्स ईयरली ग्रेजुएट होता है इन द कंप्यूटर साइंस फील्ड, तो अराउंड 20% ही ऐसा होता है जो जॉब के लायक होता है, बाकी नहीं होते. सो दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. ठीक है, सो द थिंग इज़ कि हमें अपनी क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है कि वाई वी आर नॉट एबल टू बेसिकली डू दैट. कि वाई इन 4 साल की डिग्री, मैं तो कहता हूँ कि 4 महीने और 6 महीने का डेडिकेशन भी आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है. तो अगर स्टूडेंट 4 साल डिग्री ले रहा है, उसके बावजूद अगर उसको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, तो हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है. सो वी नीड टू बेसिकली हाईलाइट दोज इशू एंड वी नीड टू वर्क ऑन दैट एज वेल. आप क्या समझते हैं कि ये जो डिग्रीज़ 4 साल 5 साल या डिग्रीज़ होती हैं, ये तो मेरे ख्याल में रसीदें हैं जो आपने पेमेंट की है, कोई स्किल सेट तो जो है ना वो नहीं बिल्डअप कर रही यूनिवर्सिटीज़. ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो बेसिकली स्किल सेट की बात है कि अगर 6 महीने में, 8 महीने में या 4 महीने में कोई स्किल सेट अगर वो कोई इस तरह का सीख लेता है, कोर्स शॉर्ट कोर्सेज करता है, तो वो अर्निंग हैंड हो जाएगा अभी से ही. तो पाकिस्तान को तो इस वक्त ज़रूरत है. तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए? जिस तरह से गवर्नमेंट की आपने स्पेशल बात की, गवर्नमेंट के रोल्स किस तरह से होने चाहिए प्रमोट करने के लिए इसको? देखिए, मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स भी लिए हैं. फेडरल गवर्नमेंट में भी कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में भी कुछ अच्छे इनिशिएटिव्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं कि मुझे अच्छी तरह याद है बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ दैट PC1 एज वेल, कि जो हमने निकाला था नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेसिफिकली फॉर दी हाई टेक कोर्सेज. इससे पहले ये बिल्कुल करते थे बट ये कन्वेंशनल पे करते थे. तो आप बिलीव करें, मुझे बड़ा टाइम लगा गवर्नमेंट को कन्विंस करने में कि ये आप हाई टेक की तरफ जाएँ और ये बड़ा हाई इम्पैक्ट फैक्टर कोर्सेज हैं. तो गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया. अब 4th राउंड अब होने जा रहा है. हर राउंड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60,000 ऑल ओवर पाकिस्तान यूथ को ट्रेन किया जाता है. और इस यूथ को जो ट्रेन किया जाता है कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है. ठीक है, सो मेजर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें टीचिंग दे रही हैं, और कुछ इंस्टीट्यूट्स भी शामिल हैं. तो ये वो कोर्सेज हाई टेक कोर्सेज करवा रहे हैं फंडेड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज दे गॉट द अंडरस्टैंडिंग एज वेल कि यार ये वो एरिया है जिसके थ्रू हम बहुत सारे अपने फ्रीलांसर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर मैं फ्रीलांसर्स की बात करूं तो पाकिस्तान ऑलरेडी नंबर 3 इन द वर्ल्ड है. तो जस्ट इमेजिन कि हमारे जो यूथ है दे नो हाउ टू वर्क डायरेक्टली इन द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स. नंबर्स कह रहे हैं, राइट. सो द थिंग इज़ कि दे आर प्रीटी गुड. और इस तरह के कोर्सेज क्या हो गए कि हम और ऐड ऑन कर रहे हैं अपनी फोर्स के अंदर कि दे कैन बेसिकली वर्क ऑन दैट एज वेल. सो दिस इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट. आई रियली अप्रिशिएट द गवर्नमेंट कि उन्होंने इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं. इवन दो ये बैच 4 के अंदर उन्होंने सीट्स काफ़ी कम कर दी है, बट स्टिल दे आर रनिंग द शो. दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. इसके साथ साथ अगर मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करूँ तो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोर्ड ने जो इनिशिएटिव लिए हैं जिसके अंदर वो IT के कोर्सेज़ को भी उन्होंने उसका पार्ट बनाया है. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इनकरेजिंग. जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ये तो नॉर्मली इसके साथ साथ बच्चों को स्टाइपेंड कम्प्लीटली फ्री फॉर द स्टूडेंट्स प्लस साथ साथ वो उसको स्टाइपेंड भी देते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द गुड साइन कि गवर्नमेंट को भी अंदाज़ा हो गया है कि अब ये जो 65% जो हमारी पॉपुलेशन है, अगर इसके साथ हमने जस्टिस नहीं किया तो ये हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम इन द कमिंग ईयर्स हो जाएगा. अच्छा डॉक्टर साहब, इमरान खान ने भी ये कहा था कि नए पाकिस्तान में 50 मिलियन घर बनाएंगे, 1 करोड़ जॉब्स देंगे. आपने अपने डिजिटल पाकिस्तान में भी यही जिक्र किया कि 10 मिलियन जॉब्स, और ये तो ये कैसे पॉसिबल होगा? सर मैंने लिखा है, आप भी इमरान हैं, वो भी इमरान खान थे. सिर्फ यही सिमिलरिटी है, इसके अलावा कोई और नहीं है. सो इसमें देखें, मैंने इस बुक में भी लिखा है कि 7 पॉइंट एजेंडा फॉर क्रिएटिंग 10 मिलियन जॉब्स. ठीक है, सो अगर आप उसमें देखें तो उसमें यही है कि ये बिल्कुल सर्टेनली पॉसिबल है. ठीक है, और ये वही IT एरिया है जो आपको स्ट्रेट अवे 10 मिलियन जॉब जनरेट करके दे सकता है. ठीक है, सो द थिंग इज़ कि इसमें हमें सबको मिलके काम करना होगा. राइट नाउ ईज़ फॉर डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है. ठीक है, जब मेरा इंटरेक्शन जो होता है वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ होता है जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं,
बट इस तरह की हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन चल रही है, जो रस्साकशी हो रही है आप सबको पता है, उसकी वजह से नोबडी वांट्स टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। सो वो कहते हैं ना कि हमने इस कंट्री का पहले सोचना है, हमें इस यूथ का पहले सोचना है, तो उसके लिए हमें पता चला ईज फॉर डूइंग बिजनेस देना होगा, सो दैट अदर्स गोना कम हेयर, वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे। दैट्स बेसिकली वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने भी अर्लियर जैसे एग्जांपल दी एस्टोनिया की, तो वो क्यों अब पता चला यूनिकॉर्न्स बनाने में कामयाब हो गया है। मैं इंडिया की तो बात ही नहीं कर रहा, दे डू हैव एक्स नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स एज वेल, बट द थिंग इज़ के हम भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम अपनी पॉलिसी को सही तरीके से बनाएं और इनका ट्रू स्पिरिट जो है उसको इम्प्लीमेंट भी करें। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी रहा है कि हम पॉलिसीज़ बनाने में बड़े ज़बरदस्त हैं, बट हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवा पाते। एग्जीक्यूशन जो है ना वो उस तरह से नहीं जी उस तरीके से नहीं होती है, तो दैट्स दी मेजर प्रॉब्लम एज वेल। जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने ये 7 पॉइंट एजेंडा की बात की, अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करा रही, अभी एक नया शोशा मार्केट में बड़ा परवान चढ़ा है चैट जीपीटी के नाम से, तो ये क्या समझते हैं, चैट जीपीटी कुछ आसानियाँ पैदा कर रही है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मतलब जिस तरह से हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो क्या इस तरह से इंजीनियर्स की वाकई ज़रूरत कम हो जाएगी, क्या होगा? देखें, फ्यूचर में बहुत सारी फील्ड्स को मैं डिस्टरप्ट होते हुए देख रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ द एआई। और अक्सर लोगों का कहना ये होता है कि पाकिस्तान पे ये इम्पैक्ट नहीं आएगा, जिसको आई डोंट एग्री विद दैट, कि नहीं, पाकिस्तान पे भी उतना ही तेज़ी से ये इम्पैक्ट आएगा जितना दूसरी इंडस्ट्रीज़ में दूसरे आ रहा है। तो अब देखा जाए तो अब आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं आपको एक अभी जैसे मैं बता रहा था फ्रीलांसर्स की, तो पाकिस्तान टॉप 3 में हैं। तो टॉप 3 में अगर आपका सवाल ये हो सकता है कि सबसे ज़्यादा हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा हम कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ा हमें एक डिस्ट्रप्शन जो है हमारी तरफ आएगा, ठीक है, आज नहीं तो कल, ये आई एम सीइंग दैट एज वेल। सो द थिंग इज, हम इसको किस तरीके से बाहर निकलना है, किस तरीके से आपने काम करना है, तो वो आपने जो काम करना है वही काम करना है कि अपनी कैपेसिटी को बिल्ड करते रहना है। और कैपेसिटी बिल्ड करना दैट शुड बी कंटिन्यूअस। ये नहीं हो सकता कि आपने कहा कि सर मैंने आज कोर्स किया है, दैट्स गोना बी एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट 5 years, नॉट एट ऑल। जो आज अपग्रेडेशन बड़ी ज़रूरी है, अपग्रेडेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये यूथ के लिए यही मैसेज है कि आप अपने आप को अपग्रेड करें, अदरवाइज तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो कहते हैं ना, ग्रो करने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी। आपको मार्केट में सस्टेन करने के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। तो ये बेसिकली चैट जीपीटी है क्या, जो इतना वायरल हुआ हुआ है और हर बंदा उसको यूज़ करने की कोशिश करता है, मतलब ऑफिशियल उसको यूज़ किया जा रहा है आजकल, तो ये मतलब एक थ्रेट है, क्या है? देखिए, चैट जीपीटी एक सर्विसेज है, एआई बेस्ड सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा है, और देखा जाए तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करें और वो सामने से उसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके जो है ना वो रिजल्ट्स आपको दे देता है। जी, और आप कहते हैं कि नहीं, मुझे इनफैक्ट कोई अगर आपको चाहिए, कोई स्क्रिप्ट चाहिए, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे कोई फिल्म बनानी है, मूवीज आपको पूरा कंटेंट लिख के दे देता है। जी बिल्कुल। तो ये देखा जाए तो एक बहुत बड़ा थ्रेट जो है ये एक तरफ आना आपके पास आ गया है, ठीक है। सो द थिंग इज़ के एट द एंड ऑफ द डे, एज आई सेड दैट, कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को ये डिस्टर्ब कर रहा होगा, बट इसमें से वही लोग बाहर निकल पाएंगे जो अपने आप को प्रॉपरली अपडेट कर रहे होंगे अपनी नॉलेज के साथ, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो ऑलवेज अपर हैंड पे रहेगी एज कम्पेयर टू दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें अगर देखें तो आईटी सेक्टर नहीं, बाकी के सेक्टर, एक डॉक्टर है जो एक फिजिशियन है, एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, वो आपका काम सारा जो है ना वो एआई कर देगी। एक वकील है, आपने को मशवरा लेना है तो वो सारा आप सिस्टम से ले लेंगे। तो ये तो बहुत सारी ऐसी फील्ड है जो मुझे ऑब्सोलीट होती हुई दिखाई दे रही है फिर आगे आने वाले वक्त। हाँ, नहीं, देखें, बहुत मेजर डिस्ट्रप्शन आना है। जैसे अगर आपको याद हो कि किसी ज़माने में जब कंप्यूटर्स आए थे या सर्च इंजन गूगल आया था, उस वक्त भी लोगों की यही पॉइंट था कि यार ये तो लिखते हैं, सब कुछ आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती है। तो देखा जाए तो ये दिस इज़ दी एडवांस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है, जिसके ऊपर आपको पता चला आपके स्क्रिप्ट्स भी आ रहे हैं, क्योंकि गूगल तो सिर्फ और सिर्फ आपको साइट्स बताता था, ये तो पता चला आपको कंप्लीट चीज़ें भी आपको दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, ठीक है। सो अब देखा जाए तो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर करिकुलम के अंदर भी बात करने की ज़रूरत है। वी नीड टू बेसिकली चेंज दैट एज वेल, ठीक है, सो दैट वी कैन बेसिकली कम अप, हमारे स्टूडेंट्स का थॉट प्रोसेस हमें चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि दिस इज़ दी चैलेंज नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, ये पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रीवियस देखे ना कि एक स्टेनोग्राफर होता था, टाइपराइटर होता था, वो कहाँ आज ऑब्सोलीट हो गए, कहीं वो वाली जॉब्स तो नज़र ही नहीं आती। अब आपने पूरा प्रिंटर जो है ना आपको सब कुछ छाप के दे देता है। तो ये मतलब एक थ्रेट तो ज़रूर है, थ्रेट बिल्कुल मौजूद है, ठीक है, और ये थ्रेट रहेगा। और मेरा ख्याल है कि खाली आप एक चैट जीपीटी की भी बात कर रहे हैं, इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स एक्स नंबर ऑफ मोर एआईज आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि फॉर एग्जांपल आप उसके वर्जन जो है, ठीक है, चैट जीपीटी के एक तो वर्जन है, इसके अलावा जो ये जो चैट जीपीटी आया दैट्स बेसिकली फ्रॉम ओपन एआई। अदर देन ओपन एआई ने भी बहुत सारी कंपनीज ने एआई के ऊपर काम किया है।
आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि आपकी पिक्चर के साथ पाकिस्तान का फ्लैग आ जाए तो वो आ जाएगा, यानी आप राइट कर रहे हैं, इमेज आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से जो अब आप कहते हैं कि वीडियोस बन रही हैं, एनिमेटेड मूवीज़ बन रही है, दिस इज़ द बिग थ्रेट फॉर द डिज्नी ऑल्सो। इट्स $1 बिलियन कंपनी, बट उसके लिए भी बहुत बड़ा थ्रेट है कि मूवीज़ जो है क्या इस तरीके से बनेंगी। सो द थिंग इज़ कि AI गोना बी द बिग थ्रेट एज वेल। और मैं समझता हूँ फ्यूचर के अंदर जिस तरीके से आप ह्यूमन के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो इवेंचुअली आपको रोबोट्स और इन मशीन्स के ऊपर भी टैक्स लगाना होगा। हाँ, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए तो यकीनन आपको जो है ना वो फिर देखना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे जब हम बात कर रहे हैं तो अगर हम इसके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इम्पैक्ट की बात करते हैं तो इसका यकीनन ROI के ऊपर भी इम्पैक्ट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी आएगा। तो किस तरह के इम्पैक्ट आप देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट होगी उसका रिटर्न किस तरह से मिल सकता है? एक अच्छे रिटर्न वाली चीज़ें हैं ये? हाँ देखें, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हर ऑर्गेनाइजेशन वांटेड टू ग्रो। कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होगी या तो वो कहेगी कि यार वी वांटेड टू ग्रो। अब जब आप उससे बात करें, मीटिंग करें, तो वो कहते हैं कि वी आर प्लानिंग टू ग्रो 10%, 15% और 20%, राइट? ठीक है, बट मैं अक्सर थोड़ी सी बात डिफरेंट करता हूँ। मैं कहता हूँ आज के दौर में आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। क्योंकि मैं अब 10%, 20% की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 100% की बात कर रहा हूँ, मैं 500% की बात कर रहा हूँ। सो जस्ट इमेजिन कि दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल जिसके ऊपर अगर ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, कोई भी इंडस्ट्री आप ले लें, ठीक है। आप कहते हैं यार इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो दे कैन बेसिकली कम अप विद सम काइंड ऑफ इनिशिएटिव आइडियाज एज वेल एंड दैट कैन आल्सो बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। इसी तरह आप किसी और हेल्थ केयर की बात करते हैं तो हेल्थ केयर के ऊपर भी बात की जा सकती है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर पॉसिबल। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या इनोवेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप स्ट्रेट अवे आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बात करने में और जिस तरह से आप डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन मुझे वही मजबूरी एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कह रहा हूँ। जिस तरह से आज एक बहुत अहम टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे साथ डॉक्टर इमरान बताड़ा मौजूद हैं, जो कि अपने एक्सपीरियंस से, जो कि 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस इस वक्त वो कैरी कर रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस से हमें वो तमाम चीज़ें डिटेल में बता रहे हैं कि किस तरह से हम IT के अंदर या किस तरह से हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो है ना वो काम करके अपनी आने वाली यूथ को जो है वो टेक्नोलॉजी से लेस कर सकते हैं और वो किस तरह से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जिस तरह से उन्होंने नोमैड वीज़ा की बात की, और बियॉन्ड दी बॉर्डर्स आप किस तरह से पाकिस्तान में बैठ के ऑनलाइन अपनी जो है ना वो अर्निंग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बेसिकली एक छोटा सा एक बचगाना मासूमाना सवाल, ट्रांसफॉर्मेशन और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? ओके, देखें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की आप जब बात करते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन टू बी ट्रांसफॉर्म डिजिटली, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग पूरा चेंज अगर आप चाह रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग इज़ बेसिकली वन ऑफ द एरिया। तो अगर आपको मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं कि कन्वेंशनल मार्केटिंग पहले होती थी, तो कन्वेंशनल मार्केटिंग में अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा था, न्यूज़पेपर में एड्स वगैरह आ रहे होते थे, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है किसी ज़माने में अगर लीडिंग न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे अगर आपको ऐड चाहिए होता था तो आपको कहीं ना कोई रेफरेंस यूज़ करना पड़ता था कि इतनी डिमांड होती थी, स्पेस नहीं मिलती थी। और अगर अब आप देखें तो वही लोग आपको कॉल कर रहे होते हैं कि ऐड दे दें। सो एक डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे भी नज़र आता है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे अब डिजिटल मार्केटिंग आ गया है। अब जब ये डिजिटल मार्केटिंग आ गया है तो अब आपके पास क्या बेनिफिट हो गया है कि आप कंप्लीट इसकी ऑडियंस देख सकते हैं, आपको ये पता होता है कि कितना कन्वर्जन रेशियो आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, अपनी कैंपेन्स को किस तरीके से चेंज करना चाहिए। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ईजिली डू दैट विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मतलब स्क्रीन आपकी जो है ना वो 6 मीटर से 6 इंच 8 इंच के डिस्टेंस पे आ गई है। एब्सोल्युटली। और कंप्लीट ROI भी आपको नज़र आ रहा है कि नहीं मुझे क्या ट्वीक करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको थोड़ी सी अगर इसकी एग्जांपल दूं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल्स को कह रही है कि वी आर गिविंग यू $500,000 और आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, कैंपेन चलाएं, तो आप जब जाएंगे आप उनको देखेंगे कि आपने $500,000 दिया था, मैंने $1 मिलियन की आपको लीड्स जनरेट करके दे दी है, तो ऑर्गेनाइजेशन गोना बी हैप्पी, वाओ 5 लाख लगाया, मुझे 10 लाख आपने दिया है। सो दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जी डॉक्टर साहब, IT का बेसिकली क्या रोल है, जो खास करके स्पेशली हम IT के एक्सपोर्ट की भी बात करी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में IT का कितना रोल है? IT का मेजर रोल है, बिकॉज के एट द एंड ऑफ द डे ये वही IT एक्सपोर्ट्स हैं जो आपको रेमिटेंस लाने में काम करती है,
ठीक है। वो आईटी का अगर आप देखें तो एक बड़ी अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आ जाती हैं, जिसके अंदर कॉल सेंटर सर्विसेज आपके पास आ गए हैं, जिसके अंदर सॉफ्टवेयर हाउसेस की सर्विसेज आपके पास आ गई हैं, कुछ कंपनीज यहाँ पे हार्डवेयर बना रही हैं, वो सर्विसेज आ गई हैं। तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो हैं यहाँ पे अगर आप देखें, जो हमारी कुछ अच्छी कंपनीज हैं जो नैस्डैक पे भी listed down, and what they are doing, they are providing the services not only in Pakistan but outside Pakistan as well. Okay. So this is basically तो IT। तो हमें क्या चाहिए अभी देखा जाए तो सिर्फ मेरा ख्याल है 2 ही कंपनीज ऐसी हैं जो नैस्डैक पे मौजूद हैं, ठीक है। हमें चाहिए कि नेक्स्ट 5 इयर्स में गवर्नमेंट नीड्स टू टारगेट कि इस 2 को मुझे 20 करना है, तो स्ट्रेट अवे भी आपकी एक्सपोर्ट्स कहाँ से कहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो वी नीड टू बेसिकली सपोर्ट एज वेल कि ये तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर सपोर्ट की ज़रूरत है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो इंटरनेशनल इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए, यहाँ पर एक्सपेंड हो बिजनेस, तभी यहाँ की कंपनीज दूसरी जाके लिस्ट होंगी, जिस तरह से आपने नेस्डैक की बात की। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से जो डिफरेंस की बात की हमने, मार्केटिंग की और ट्रांसफॉर्मेशन की, आपने इस वक्त पाकिस्तान में कोई बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट लेवल पे देखी हैं जहाँ पर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गई हो, डिजिटल पे कंपनीज पूरी कन्वर्ट हो गई हूँ, ऐसी कॉर्पोरेट लेवल पे आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं? बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। मैं सेक्टर वाइज भी आपको एग्जांपल्स बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल में बात करते हैं तो टोयोटा ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, होंडा ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो उनके पूरे के प्लांट्स भी दे आर ऑटोमेटेड एज वेल, ठीक है। अगर आप एकेडेमिया में बात करें तो IBA ने मैंने इम्प्लीमेंटेशन करवाई हैं वहाँ पे, सो दे हैव डन प्रीटी डिसेंट। HEC में बहुत सारे प्रोसेसेस जो है हमने ऑटो हायर एजुकेशन कमीशन में किए हैं। मैं अभी राइट नाउ IBM से एसोसिएटेड हूँ, तो हम वहाँ पे भी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के फेस के साथ जा रहे हैं। हेल्थ केयर में अगर मैं एग्जांपल दूँ तो इंडस हॉस्पिटल है, AKU है, सो ये वो एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एंड टू एंड आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगी। ERP के ऊपर, ERP के ऊपर, जी, लार्ज स्केल इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम वहाँ पे आपको इम्प्लीमेंटेड नज़र आएंगे। अब ये वो कंपनीज हैं जो ये अब ये सिस्टम के बगैर वर्क नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो किस तरह से इनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर आपको चेंज जब आप लेके जाते हैं तो आपको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? जो हमने शुरू में बात की थी कि गवर्नमेंट के लोग जो है ना वो पुरानी टेक्नोलॉजी के ऊपर बैठे हुए होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं? कॉर्पोरेट लेवल पे काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम होता है, बिकॉज कि वो विजन क्लियर होता है और उनको पता होता है कि हमारे पास जो है वो अगर हमें परफॉर्म करना है, बिकॉज उनका बैक्ड बाय परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम होता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट के अंदर वो इस तरीके का अप्रेजल सिस्टम नहीं होता जिस गवर्नमेंट में तो होता ही नहीं है शायद, अप्रेजल सिस्टम टेन्योर है कि वो पूरा होगा तो ये डिग्री आ जाएगी। सो देखा जाए तो ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है, मैंने जहाँ पे भी चांस लगा मुझे इंप्लीमेंट करने का कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वहाँ पे यही होता था कि हम उनकी KPIs का पार्ट बना देते थे। तो आप बिलीव करें कि वही जो लोग जो थे वो कल को डिफरेंट पार्टी में होते थे, जब उनकी KPI का पार्ट होता था तो वो हमसे पूछ रहे थे कि अब बताएं नेक्स्ट क्या करना है, किस तरीके से उनको अपनी KPIs को तो मैनेज करना है ना किसी तरह से। बट द गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है, ठीक है। उनके माइंडसेट को चेंज करना कोई इतना आसान काम नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं कंपनीज, तो उसमें हम मेजर किस तरह से करते हैं कि हाँ ये सक्सेसफुल है नहीं है, ये क्या पैरामीटर्स होते हैं? इसके देखें, एक तो यूटिलाइजेशन के थ्रू पता चल जाता है कि आपकी यूटिलाइजेशन कितनी है। आप अप टू 100% 90% आप यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ दी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फिर अपने डिसीजन मेकिंग जो है ना वो भी इसी के थ्रू कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द बिजनेस इंटेलिजेंस। तो आप अपनी जो ग्राफिकल रिपोर्टिंग्स आपके पास आना शुरू हो जाती है, आपकी प्रिडिक्शंस जो हैं वो ज़्यादा आसान हो जाती है कि कल को आप कह रहे हैं कि नहीं यार मुझे इस प्रोडक्ट को रखना है नहीं रखना है इन द नेक्स्ट 4 months, इन द नेक्स्ट 5 months, तो ये किस तरीके से पॉसिबल है? ये विद द हेल्प ऑफ द डेटा दैट यू हैव एडेड इन द सिस्टम, नाउ यू कैन बेसिकली सी द आउटपुट एंड टेक द डिसीजंस अकॉर्डिंगली। डॉक्टर साहब, मुझे टाइम का बड़ा मसला है, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बातें करके, बहुत कुछ लर्निंग हो रही है, बहुत सीखने को मिल रहा है। आपने माशाल्लाह से डिजिटल पाकिस्तान के नाम से एक नाम ही आपने पूरा पाकिस्तान डिजिटल कर दिया। तो ये आपकी जो बुक है इसका प्रोसेस क्या है? अगर कोई यूथ लेना चाहती है हमारी ऑडियंस में तो कैसे इसको रिसाई कैसे हो सकता है? हाँ, दे कैन बेसिकली गो टू माई वेबसाइट एज वेल, दैट्स कॉल्ड imranbatara.com, और दे कैन ऑल्सो गो टू iobm.edu.pk वेबसाइट फॉर फर्दर प्रोसेस। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, चलते चलते कोई ऐसा मैसेज मेरी यूथ के लिए, आप अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो आपको व्यूवर्स हैं आपके, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज? हाँ देखिए, मैं आपको यही कहूँगा कि हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास डिप्रेसिंग न्यूज़ बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। बट हाँ, यूथ जो है वो मेजॉरिटी में है और यहीं से चेंज आएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस यूथ को सिर्फ और सिर्फ अपनी कैपेसिटी के ऊपर, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं नया सेल फ़ोन ले लूँ या नया कोई पर्स ले लूँ। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट ये है कि अपनी
नॉलेज के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। और ये 4 से 6 महीने अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप बिलीव करें, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफ नहीं चेंज करेगा, आपकी फैमिली की लाइफ चेंज करेगा, आप इस सूबे की लाइफ चेंज करेंगे, इवेंचुअली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा। जनाब बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान बताडा साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाजरीन, जिस तरह से आज हमने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बात करने की कोशिश की, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अपने पैगाम के अंदर कहा कि अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और अपने आप को पहचानें और नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, इन सियासतदानों के पीछे, इन सो कॉल्ड लीडर्स के पीछे मत भागें जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, वोट को इज्जत दो या नया पाकिस्तान के नारे लगा के आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। तो नाजरीन, और मैं अपनी यूथ से स्पेशली बहुत पुरुमीद हूँ, जो 65% में बार बार जिक्र करता हूँ, 65% यूथ अपने आप को पहचानो। अगर हमने अपने इस मुल्क को इन वडेराशाही से और इन चीज़ों से निकालना है, हमने आज जिस क्राइसिस से इस पाकिस्तान को देख रहे हैं, इन क्राइसिस में दोबारा कभी ना जाए। इससे निकालने के लिए हमारी यूथ को बहुत अहम वाइटल रोल प्ले करना होगा। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको अपने ऊपर अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको आपने बढ़ाना होगा, और किस तरह से आप जो है ना बियॉन्ड द बॉर्डर्स काम कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बेस आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जाएं, डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर जाएं, आईटी के शोबे में जाएं, आप इसके ऊपर बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके पाकिस्तान में ला सकते हैं, रेमिटेंसेस पाकिस्तान में ला सकते हैं। तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की कि 3 बिलियन का हमारा इस वक्त का तकरीबन आईटी का जो है ना वो एनुअल बजट है। बजट क्या है कि मतलब इतनी हमारी इस वक्त की रेमिटेंसेस है, तो इसको 15 मिलियन तक कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये हमारी यूथ कर सकती है। ये वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें कोई रिटायरमेंट भी नहीं है कि अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं या आप किसी के पेरोल पे हैं तो यकीनन 60 के बाद आपको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन ये जब आप अपना बिज़नेस करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे जाएंगे, आप अपने बिज़नेस को इस्टेब्लिश करेंगे, तो इसमें कोई रिटायरमेंट नहीं है। जब तक आपकी ज़िंदगी है, जब तक आप अपने आप को फिट समझते हैं, आप इस काम को कर सकते हैं और बल्कि दूसरे लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड के साथ के आज हमने जो भी सीखा, इसमें से मुझे बहुत मज़ा आया डॉक्टर साहब से बात करके, ख़ास करके स्पेशली जिस तरह से उन्होंने डिटेल में बताया। तो आप भी इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें और इस अपनेपन के साथ के आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।